गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग पाठ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी ढूंढना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम लोग आए थे अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है ना। हमने यहाँ तक पढ़े थे। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था कैसी थी। तो अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान भू राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसील में बांट दिए, है ना। छत्तीसगढ़ को क्या क्या अनेक तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्तियां की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए क्या होता था, परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या, है ना, अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर क्या कर दिया, गौटिया का पद सृजन किया, है ना। गौटिया का पद, उस समय गांव के गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था और गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करते थे, है ना। वहाँ के गौटिया को यहाँ पे लगान वसूल करने के लिए उनको पद दिया गया था। ठीक है, और लगान वसूल करने के बाद उसको क्या करते थे, खजाने में जमा करते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे किसान को कोई लाभ नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ऊंची तथा अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि की आय से चुका पाना मुश्किल होता था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उनकी ज़मीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी, है ना। साहूकार जो है वो उनको क्या करते थे, हड़प लेते थे और परिणाम स्वरूप किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना जो है वो पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया। दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव देखो तो कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगे और भारतीय दस्तकारों और शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए क्या करना पड़ा, उनको विवश किया गया। उन पर भारी कर भी लगाया गया, भारी कर यानी लगान लगाया गया। इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तटकर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा गया था, है ना। उस पर चुंगी नहीं देते थे कर, और इससे वे सस्ती हो गई और परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां जो है उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वो भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, भारत का क्या कहलाता था वो, मैनचेस्टर, और नष्ट हो गया और मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः कंपनी जो है वो शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगा था। ठीक है, धीरे धीरे सबके कार्य जो है बंद होने लग गए थे, इससे कृषि करना वो लोग प्रारंभ कर दिए थे। तो वनों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा देखो। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपजों पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियां बिछाए जाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ियां भेजी जाती थी। इससे वनों की कटाई में तेज़ी आ गई। जंगलों में रहने वाले जनजाति जो क्या करते थे, झूम खेती करते थे, है ना। उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दी। झूम खेती के बारे में और बताऊंगी मैं विस्तार से। ठीक है, इससे क्या हुआ, उनकी जीवन जो है वो शैली प्रभावित हुई। अंग्रेजी शासन के विरोध में क्या करे, उठ खड़े हुए। अंग्रेजों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में कई आंदोलन हुए। इनमें से बिरसा मुंडा की अगुवाई, है ना, अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख स्थान रखते हुए बदलते समय और अंग्रेजी नीति तथा दीकू के हस्तक्षेप से परेशान थे। वे इन परेशानियों को दूर करना चाहते थे। बिहार के छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजाति व्यक्ति जिनका नाम बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1870 दशक के मध्य हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते जीवन बिताते थे। बिरसा मुंडा नाम का एक आदिवासी था, है ना, जिसका जन्म 1870 में हुआ था। बिरसा मुंडा का आंदोलन क्या था देखो तो बिरसा का आंदोलन जनजाति समाज को सुधारने का आंदोलन था। जनजाति समाज को सुधारना चाहता था, है ना।
उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि सभी मुंडा जनजातियों से कि वे शराब पीना क्या कर दे, छोड़ दे और गांव को साफ सुथरा रखे, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें, है ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनैतिक उद्देश्यों में बहुत अधिक परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की समस्याओं व कष्टों का प्रमुख कारण मानता था। अंग्रेज़ों की कूटनीतियाँ उनकी क्या थी? परंपरागत भूमि, है ना, परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन को छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की क्या कर रहे थे? आलोचना करते जा रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने कठिन कार्यवाही का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। सन 1897 में जेल से छूटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। सन 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन धीमा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए क्या होता था, दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा, इनमें एक बार फिर अभिव्यक्ति जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से का अभिव्यक्त करने में जनजाति सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को क्या दिया था, उन्होंने अंजाम दिया था। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे।